हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम हिंदी के टॉपिक में विराम चिन्ह पढ़ेंगे और जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो इस वीडियो के एंड में इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू भी करेंगे ताकि आपका जो ये टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं व्याकरण में जो कि आपको लगते हैं कि ईजी हैं, हम बाद में पढ़ लेंगे, ये विराम चिन्ह हैं, ये तो हमको आते ही हैं, किस तरह से लगते हैं, ये सब सोच करके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में गलत हो जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने अपने एक टेस्ट में पूछा था जो कि 28 तारीख को था, हिंदी का टेस्ट। उसमें एक विराम चिन्ह का क्वेश्चन था, वो भी जो है कई ने गलत कर दिया, क्योंकि जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक की वो उस चीज़ की कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, जिसके कारण जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और सारे ही विराम चिन्ह को अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर लगता है, किस तरीके से लगता है और किस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट समझने हैं कि श्री कामता प्रसाद गुरु जो हैं उन्होंने विराम चिन्ह कितने बताए हैं, 20 बताए हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कितने बताए हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 20 बताए हैं। ठीक है, 20 होते हैं इनके अनुसार। किसके अनुसार? तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। वे सभी विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। ठीक है, तो अगर भाषा पूछी जाए कि किस भाषा से लिए गए हैं विराम चिन्ह, तो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया माना जाता है, पर उसमें से भी एक विराम चिन्ह को छोड़ करके। ठीक है, तो पूर्ण विराम को छोड़ करके शेष सभी विराम चिन्ह जो है अंग्रेजी से संबंध करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो 20 जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा विराम चिन्ह कैसा होता है, कहाँ पर लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्प विराम की। देखिए, अल्प विराम मतलब कॉमा, जो हम कॉमा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं तो उसे ही अल्प विराम कहते हैं। तो देखिए कहाँ पर लगता है, भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास उदाहरण आपको दिख रहा होगा, शोहन, श्याम और राधा दौड़ रहे हैं। तो शोहन और श्याम के बीच में क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। और आपको जो है विराम चिन्ह के जो नाम है वो भी अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है ऑप्शन में सिर्फ आपको चिन्ह दिखेंगे, उनके नाम नहीं दिखेंगे। ठीक है, अर्ध विराम। देखिए, अब अर्ध विराम कैसा होता है? ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, तो उसको कहते हैं अर्ध विराम। ठीक है, वाक्य में जब अल्प विराम से अधिक ठहराव आता है, अब कहाँ पर क्या बात हो रही है? अल्प विराम से अधिक ठहराव जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर हम कौन सा प्रयोग करेंगे? अर्ध विराम करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, आओ, बैठो, खेलो, पर बदमाशी मत करो। तो यहाँ पर आप कॉमा नहीं लगाएंगे, यानी कि आप अल्प विराम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे? आप अर्ध विराम लगाएंगे। वैसे ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा था MA BEd का। ठीक है, MA BEd में आपको एक उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना था। तो देखिए, MA BEd में एक जो अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव होता है बोलने में, MA BEd। ठीक है, तो MA BEd के बीच में जो है अर्ध विराम लगेगा, बल्कि अल्प विराम नहीं लगेगा। ठीक है, अल्प विराम वहाँ पर नहीं लगेगा, वहाँ पर लगेगा अर्ध विराम। और एक और बात आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि अल्प विराम अधिकतर उन वाक्यों में लगता है जहाँ पर कि आपको योजक मिलते हैं, जैसे कि और, किंतु, परंतु, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, ऐसे योजक आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर अल्प विराम लगता है। ठीक है, जहाँ पर अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव होता है वहाँ पर लगेगा अर्ध विराम। अर्ध विराम कैसा होता है? ऊपर डॉट और नीचे कॉमा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। बात करते हैं पूर्ण विराम की। तो पूर्ण विराम तो बहुत ही सिंपल है, सभी को ही पता होगा। देखिए, कुछ विराम चिन्ह ऐसे हैं जिनके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, तो इन विराम चिन्ह के कारण आप और विराम चिन्हों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो सरल होंगे वो तो पूछे ही नहीं जाते, पर जो थोड़ा सा अलग होंगे वो पूछे जाते हैं, तो उनको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है, अर्थात वाक्य में पूरी तरह ठहराव और वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोधक भी है। ठीक है, तो उदाहरण जैसे नॉर्मल सेंटेंस हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया, राम पुस्तक पढ़ता है, लास्ट में हम क्या लगा देंगे? पूर्ण विराम। ठीक, तो ये तो हो गई बात पूर्ण विराम की।
प्रश्न चिन्ह के बारे में भी आप भली भांति जानते होंगे। कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी कि प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगता है। ठीक है, उदाहरण, तुम कब जाओगे, तो क्वेश्चन के लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्न चिन्ह हम लगा देंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। ठीक है, हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भाव की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद यह चिन्ह लगता है। जैसे उदाहरण, छी छी तुम कितने घृणित आदमी हो। ठीक है, इसको जो है कामता प्रसाद जी ने आश्चर्य चिन्ह कहा है। ठीक है, वैसे इसको क्या कहते हैं, विस्मयादि चिन्ह कहते हैं। ये ऐसा होता है पूर्ण विराम के नीचे डॉट। ठीक है, तो इसको कहते हैं विस्मयादि चिन्ह। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है, निर्देशक चिन्ह डैश जिसको कहते हैं संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह। ठीक है, ध्यान से उसके नाम देखिए, निर्देशक चिन्ह डैश, संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह से सारे जो चिन्ह हैं वो एक ही हैं जिसको डैश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक बनता है कि निर्देशक चिन्ह का अन्य नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे। ठीक है, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह, तो ये कहाँ पर लगता है, दो अथवा विपरीतार्थक शब्दों के मध्य यह चिन्ह लगता है। जैसे विलोम शब्द हो गए या एक दूसरे के विपरीतार्थ शब्द हो गए तो उनके बीच में ये डैश लगता है। जैसे उदाहरण देखिए, आचार विचार, रंग रूप, तो इसमें क्या लगे हैं, इसमें लगे हैं दो अलग अलग, जो बीच में लगा है वो लगा है डैश, यानी कि संयोजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और इसको क्या कहेंगे, समासिक चिन्ह। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक ही विराम चिन्ह के नाम है। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि निर्देशक चिन्ह का अन्य नाम क्या है या संयोजक चिन्ह का अन्य नाम क्या है, तो आपको टिक करना होगा सही आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं कोष्टक। ठीक है, कोष्टक में जो बताए गए हैं वो 3 कोष्टक बताए गए हैं। ठीक है, अगर मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, स्मॉल, मिडिल और बिग ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं, ये जो बीच वाला हो गया इसको कहते हैं हम सर्पाकार कोष्टक। ठीक है, इस तरह से कोष्टक का प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, किसी शब्द का अच्छे से मतलब बताना, उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, जिस तरह से देखिए इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांक को घेरने के लिए तथा नाटकों में पात्र की गतिविधियां अथवा रंग संकेतों के लिए होता है। यानी कि अगर कोई नाटक लिख रहे हैं तो अगर ब्रैकेट में उसका मतलब बताना है तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये वो है, इसका रंग वो है। कुछ भी किसी भी तरह से अगर किसी शब्द का अगर कोई टफ शब्द लिखा है तो उसका भी अगर अर्थ बताना है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में उसको लिख देते हैं। तो कोष्टक का प्रयोग कहाँ पर होता है, किसी कठिन शब्द का मतलब दर्शाना जो है कोष्टक के अंदर होता है। जैसे गीता कौन, तो सीता की बहन। इस तरह से मैंने एक उदाहरण दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बाजार गई है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, कोष्टक का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इसको क्या कहते हैं। देखिए पहले तो आपको नाम ध्यान रखना है, ये दोनों विराम चिन्ह का नाम एक ही है, अवतरण चिन्ह भी वही हुआ और उद्धरण चिन्ह भी वही हुआ। देखिए ऐसे लगते हैं, ऐसे। ठीक है, अब ये कहाँ पर लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि चिन्ह, ये चिन्ह जो है जब किसी कथन को या किसी पुस्तक के किसी अंश को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी का स्टेटमेंट ज्यों का त्यों उतार दिया, या किसी पुस्तक से लिया हुआ अंश आपको दर्शाना है कि उस पुस्तक से लिया गया है, कि यह किसी स्टेटमेंट को दर्शाना है कि ये इन्होंने कहा है, तो आप क्या करेंगे, ये उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहाँ पर लगता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि जब हम किसी का अंश या किसी का कथन जो है ज्यों का त्यों उतारते हैं या लिखते हैं, वहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगता है। जैसे उदाहरण देखिए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो इसमें जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके शुरू और अंत में हमने क्या लगा दिया है, उद्धरण चिन्ह लगा दिया है। क्यों, क्योंकि ये किसने कहा है, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि स्टेटमेंट लिखा, उद्धरण चिन्ह से उसको बंद किया और डैश करके लिख दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इसमें अब ऐसे में क्या है, बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से उठाया गया है, ये किसी का स्टेटमेंट है, किसी का लिखा हुआ है
तो उसके आगे डैश करके उनका नाम लिख दिया है, तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उपविराम और अपूर्ण विराम। ठीक है, अपूर्ण विराम आपको पता होगा ये क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं। ठीक है, विसर्ग आपको पता होगा, है ना। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से भी अधिक ज़्यादा ठहराव होता है, एक तो मैंने बताया था अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम मैंने बताया था कि कहाँ पर लगते हैं। ठीक है, और एक होता है अपूर्ण विराम, उपविराम, वैसे ही कम आता है। दो जो होते हैं अल्प विराम और अर्ध विराम, ये ज़्यादा आते हैं। फिर भी आप इसको समझ लीजिए कि अल्प विराम से भी अधिक ठहराव जहाँ पर होता है तो वहाँ पर उपविराम लगता है। ठीक है, जैसे उदाहरण साकेत आपने विसर्ग लगा देना है, यानी कि उपविराम और अपूर्ण विराम लगा देना है। ठीक है, और लिखना है एक अध्ययन, काम यानी एक अनुशीलन। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर क्या है, अर्ध विराम नहीं लगाएंगे, अल्प विराम नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, अपूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, जिसको विसर्ग भी आप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह आपको पता होगा किसे कहते हैं, कहाँ पर लगता है। विवरण चिन्ह यानी कि किसी चीज का विवरण देना। ठीक है, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, जैसे कि आगे आप क्या करेंगे, विवरण चिन्ह लगाएंगे, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ठीक है, तो ये क्या है, ये विवरण चिन्ह है। ठीक है, तो विवरण से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का अगर विवरण देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, विवरण चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उदाहरण से समझ सकते हैं, मैंने उदाहरण दिया है, जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं बड़े नगर हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। तो जैसे कि आगे क्या लगाया है, विवरण चिन्ह। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति मतलब दोबारा से रिपीट होना, किसी की पुनरुक्ति होना। ठीक है, तो एक ही वस्तु को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे आपने लिखा है वस्तु का नाम और इधर लिखा है वजन। ठीक है, अब आपको सब चीज़ में 5-5 किलो ही लिखना है, तो 5-5 किलो के लिए आप ऐसे लगाते जाएंगे नीचे, तो उसको क्या कहते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आप इसको उद्धरण चिन्ह मत समझना। उद्धरण चिन्ह मैंने बताया था ना, स्टेटमेंट में लगता है, तो ये वो नहीं है, ये क्या है, पुनरुक्ति चिन्ह है। तो पुनरुक्ति चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर हमको किसी को बार बार दोहराने की जगह जो है इसको शॉर्ट तरीके से हम क्या कर देते हैं, इस चिन्ह को लगा देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है चीनी 5 किलो, तो आटा भी हमको 5 किलो लिखना था, तो वहाँ पर क्या कर दिया हमने, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया। तो ऐसे में पता लग जाएगा कि जो आटा भी है वो भी क्या है, 5 किलो है। ठीक है, उसके बाद देखिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है कि पूरे शब्द के स्थान पर उसका प्रारंभिक शब्द रख कर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, अब लाघव चिन्ह हो सकता है किसी को पता तो होगा, पर इस चिन्ह का जो है नाम नहीं पता होगा। जैसे पंडित, पंडित के आगे हम ऐसे लिख देते हैं, प के आगे ऐसा गोला लगा देते हैं, तो इसी गोले को क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। तो अब हमको पंडित पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने क्या किया, प के आगे ऐसे गोला बना दिया, तो इसका मतलब है पंडित। सबको समझ में आ जाएगा कि ये पंडित है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर हम पूरा ना लिख करके ड और इसके आगे क्या लिख देते हैं, लाघव चिन्ह लगा देते हैं, तो इससे पता लग जाता है ये क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, तो डॉक्टर, पंडित, इस तरह से अगर हम लिखें, और किसी भी अगर हम किसी को छोटा लिखना है, किसी की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, तो भी हम क्या करते हैं, इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ऐसे। ठीक है, तो डॉक्टर में हमने क्या किया, हमने लाघव चिन्ह लगा लिया। ठीक है, अब देखिए लोप चिन्ह। लोप चिन्ह कहाँ पर लगता है, लोप चिन्ह का मतलब डैश 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 डैश, ऐसे बिंदु बिंदु आगे तक हम इसको ले जाते रहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन पढ़िए। श्री गुरु इसे स्थान पूरक चिन्ह कहते हैं, जब किसी का उदाहरण देते हुए और उसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, हमको उस सेंटेंस में, उस वाक्य में कुछ छोड़ना है, तो हम क्या कर देंगे, उसमें ऐसे डैश 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 आगे लगा देंगे, तो वहाँ पर उस छोड़े हुए भाग को लोप चिन्ह कहते हैं। अगर हमने कुछ वाक्य में कुछ छोड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, लोप का मतलब ही क्या होता है, छोड़ा हुआ होता है। ठीक है, लोप चिन्ह लगाकर संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, लेखक ने डैश डैश जैसे कहीं विषय पर पुस्तक लिखी है, तो यहाँ पर हमने ये वाक्य छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, लोप चिन्ह कहेंगे। ठीक है, अब देखिए
पाद चिन्ह, पाद चिन्ह किसे कहते हैं? श्री गुरु ने रेखा नाम से अभिहित किया गया है इसको, ठीक है। श्री गुरु क्या कहते हैं इसको? रेखा चिन्ह कहते हैं। जो शब्द पर अधिक ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है उनके नीचे एक लाइन खींची जाती है। खींचते हैं ना हम किसी शब्द के नीचे, अगर हमने लाइन खींच दी, जैसे मैंने इसी के नीचे लाइन खींच दी, इसमें क्या करूंगी मैं, अगर मैंने इसमें लाइन खींच दी है नीचे से, तो आपका ध्यान जो है इस शब्द में ज़्यादा आकर्षित होगा। तो बस वही होता है कि अगर हम किसी शब्द को ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिलाएं किसी शब्द के बारे में, तो हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, तो उसी अंडरलाइन या उसी रेखा को क्या कहते हैं? पाद चिन्ह, ठीक है। अब देखिए, एक पाद चिन्ह होता है, एक पाद बिंदु होता है, तो इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद मैं चलो आपको पाद बिंदु ही पढ़ा देती हूँ। तो ये क्या होता है कि हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाला चिन्ह क्या है? पाद बिंदु है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे जमीन, जमीन के नीचे बिंदु लगा है, खिदमत के नीचे बिंदु लगा है, खौफ के नीचे बिंदु लगा है, और इसको उर्दू और फारसी या अरबी भाषा में क्या कहते हैं? पाद चिन्ह ना कर करके नुक्ता कहते हैं, नुक्ता लगी हुई होती हैं शब्द के नीचे, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये पाद बिंदु होता है। पाद चिन्ह की बात की जाए तो चिन्ह क्या है? रेखा है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, दीर्घ उच्चारण चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो हिंदी में प्लुस स्वर क्या होते हैं? जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उच्चारण करने में, उनको प्लुस स्वर कहते हैं, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको स्वर व्यंजन पढ़ाया था, ठीक है। तो श्री गुरु ने इसकी चर्चा नहीं की है, पर फिर भी जैसे हम अगर किसी सेंटेंस को बोलते हैं, ये जो चिन्ह है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और ना ही आपका इससे क्वेश्चन बनने वाला है, पर फिर भी आपको एक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है। जैसे हम एक बहुत ज़्यादा किसी शब्द में बहुत लंबा खींचते हैं, तो वहाँ पर ऐसे जो है ये चिन्ह लगा दिए जाते हैं, जैसे नहीं तुम मत आना, ठीक है। इस तरह से अगर हम किसी स्वर को बहुत ज़्यादा, किसी शब्द को बहुत ज़्यादा खींचते हैं, तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया पाद बिंदु। अब देखिए हंस पद। अब देखिए, हो सकता है आपको इस विराम चिन्ह के बारे में अच्छे से पता होगा, पर इसका नाम नहीं सुना हुआ होगा। तो देखिए, लिखने में कोई अक्षर जब छूट जाता है तो हम ऐसे करते हैं ना, हम बहुत पहले से करते हैं, ऐसे ऐसे करके ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं। वाक्य में अगर कोई शब्द छूट जाता है तो हमने इसको ऐसे करना है और कुछ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम हंस पद चिन्ह। लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है और उसके जगह हम क्या करते हैं? हंस पद लगाकर ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में, तुम्हें मैं देना चाहता हूँ, उसमें कुछ शब्द जो है वो छूट गया, तो हमने क्या किया? चिन्ह लगाया, कुछ को ऊपर लिख दिया, ठीक है। तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो इस तरह से ये क्या हो गया? ये हंस पद चिन्ह हो गया। तो इसका नाम क्या है? हंस पद, ठीक है। टीका सूचक। देखिए, टीका सूचक क्या होता है? अब हम क्या करेंगे कि हमें कोई चीज़, जैसे कोई शब्द है, उसका जैसे कोई जैसे वर्ड है बहुत कठिन है, ठीक है, और जैसे सपोज यही सेंटेंस है, यहाँ पर मैं प्रयोग में ऐसे स्टार बना देती हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा, कभी कोई बुक पढ़ते होंगे, आपको ऐसे दिखते होंगे, किसी के ऊपर 1 लिखा होता है, किसी के ऊपर 2 लिखा होता है, ठीक है। ऐसे कहीं पैराग्राफ आपने पढ़े होंगे, ठीक है, किसी में स्टार लिखा होता है और पेज के नीचे पे लास्ट में ऐसे लिख करके वहाँ पर इन स्टार का मतलब दिया होता है ना, ठीक है। स्टार का मतलब या 1 का मतलब या 2 का मतलब, इस तरह से मतलब दिए होते हैं जो कि वो शब्द के ऊपर इंडिकेट कर देते हैं। वहाँ पर पैरा में तो उसका जो है मतलब नहीं लिखते, बट लास्ट में जो है इसका मतलब वो दर्शाते हैं कि वो स्टार का मतलब क्या था, ठीक है। तो इसी को ही हिंदी में क्या कहते हैं? टीका सूचक। या तो वो स्टार से उसको डिनोट करेंगे, या तो 1 से या 2 से, इस तरह से, या प्लस साइन से उसको डिनोट कर देंगे, और लास्ट में पेज के लास्ट में जो पेज होता है उसका अंडरलाइन करके लास्ट में उसका मतलब दर्शा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? टीका सूचक। तो श्री गुरु के अनुसार पृष्ठ के नीचे कोई सूचना देने के लिए तारांकित यानी कि स्टार बना देते हैं, 1 धन या 2 धन का चिन्ह, या कोई अंक लिख देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? टीका सूचक चिन्ह, ठीक है। तुल्यता सूचक। देखिए, तुलना यानी कि इक्वल, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इक्वल साइन, ठीक है। तो शब्दार्थ दिखाने या गणित में तुल्यता सूचित करने में यह चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे पाषाण का मतलब पत्थर, तो पाषाण इक्वल्स
पत्थर लिखा है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तुल्यता सूचक। धरा पृथ्वी, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, यानी कि तुल्यता सूचक इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट है 20 समाप्ति सूचक, ठीक है। समाप्ति सूचक यानी कि जब किसी चैप्टर का एंड हो जाता है या किसी हमारा जो भी अध्याय का एंड हो जाता है, किसी भी चीज़ की समाप्ति हो जाती है, बुक का ही एंड हो जाता है पूरा, तो वहाँ पर आपने कभी भी ध्यान दिया होगा ऐसे डैश 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 ऐसे डैश डैश डाला होता है, यानी कि उसका मतलब होता है अध्याय समाप्ति, बुक की समाप्ति, तो इसको क्या कहते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लिखा जाता है, तो उसके ये चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, ये तो सीधा डैश 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 होता है, यस डैश डैश डैश, बीच में ऐसा और लास्ट में ऐसा, इस तरीके से ये सूचक होता है अध्याय समाप्ति का या पुस्तक समाप्ति का या लेख समाप्ति का, किसी भी चीज़ के समाप्ति का ये सूचक होता है। तो ये 20 जो चिन्ह है, विराम चिन्ह है, इसको मैंने डिटेल में आपको बताया। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर देखते हैं इनके कि किस तरह से इनके जो है प्रश्न बनते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है, देखिए आपका टॉपिक जो है, आपका कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर है, तो आप इनमें से कितने ही एमसीक्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक में एंड में आपके लिए 15 एमसीक्यू लिखे हैं, जिसके आपको जो है अब लास्ट में आपको बताना है। वैसे तो अब आपके पूरे ही आंसर जो हैं सही होने चाहिए, अगर आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया है, और मैं आपको इसके आंसर बताती हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विराम ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं लिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपके पास, इसको क्या कहते हैं, अब आपको पता भी होना चाहिए इसको, जो आपको विराम चिन्ह दिए गए हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अल्प विराम, ये हो गया अर्ध विराम, ये हो गया प्रश्न चिन्ह, और हो गया पूर्ण विराम। तो देखिए पूर्ण विराम मैंने शुरू में बताया था कि पूर्ण विराम को अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं माना जाता है, तो जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विराम का अर्थ है चलना, छोड़ना, ठहरना या रुकना, और डी स्वर। तो विराम का अर्थ क्या होता है, ठहरना या रुकना, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, ए अरबी, बी फ्रेंच, सी अंग्रेजी, और डी चीनी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है अंग्रेजी से लिया माना जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो विराम चिन्ह है वो सारे ही अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, पूरा पूर्ण विराम को छोड़ करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, ए 20, बी 18, सी 17 और डी 6। तो कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है अल्प विराम है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है, तो देखिए आपको इनमें पता होना चाहिए कौन सा है। देखिए ये जो है ये है अल्प विराम, तो ए जो है अल्प विराम है, बी की बात करें तो अर्ध विराम है, सी की बात करें तो उप विराम है, ठीक है, और डी की बात करें तो ये पुनरुक्ति सूचक है, ठीक। तो ये तो हो गए अल्प विराम किसे कहते हैं, आपको पहचानना था। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके पास है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो आपके पास देखिए क्या लगेगा, आशीष, राहुल, राजा, ठीक है, शुक्ल, इसके बीच में आप क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे, ठीक है। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आपको यहाँ पर अल्प विराम लगाना है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो इसमें कौन सा लगाएंगे, इसमें भी आप क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। आनंद घर आया, ठीक है, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, अल्प विराम लगा देना है, तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, मैं कृष्ण के घर पहुँचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो आप देखिए, इस मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु, जहां पर आपको ऐसे जो है योजक दिखते हैं परंतु, और वहां पर हमेशा जो है अल्प विराम ही लगता है, तो जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो एक चरण की जब समाप्ति हो जाती है तो वहाँ पर क्या लगता है, वहाँ पर भी अल्प विराम लगता है। तो अल्प विराम कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अल्प विराम, अर्ध विराम, संकेत चिन्ह, लाघव चिन्ह। ठीक है, एक समान अधिकरण यानी कि मैंने आपको बताया था अर्ध विराम में आपने क्या देखा था, जब ज़्यादा ठहराव होता है अल्प विराम से तो वहाँ पर क्या लगता है, अर्ध विराम लगता है। तो अर्ध विराम कैसे होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अर्ध विराम लगेगा। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इस तरह से आपको ये बात भी समझनी है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से बन जाएगा, बस आपके जो है कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 10th तक हो गया था। 11 देखिए, संयोजक चिन्ह, ठीक है, जिसको डैश भी कहते हैं, ये डैश है, इस चिन्ह का अन्य नाम क्या है। ये मैंने आपको बताया था कि आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ए सामासिक चिन्ह, बी कोष्टक चिन्ह, सी लाघव चिन्ह और डी अवतरण चिन्ह। तो संयोजक चिन्ह का अन्य नाम क्या है, सामासिक चिन्ह, ए, और निर्देशक चिन्ह भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हंस पद किस विराम का एक अन्य नाम है। ठीक है, ए लोप विराम, बी अल्प विराम, सी पूर्ण विराम और डी त्रुटि विराम। ठीक है, तो जहाँ पर हमारी कोई गलती हो जाती है हम उसको ऊपर उठा करके कुछ वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, हंस पद का त्रुटि विराम। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पाद चिन्ह जिनको श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस अन्य नाम से अभिविहित किया है। ए रेखा, बी ध्वनि, सी पंक्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहा है, कामता प्रसाद जी ने रेखा कहा है। ठीक है, तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए अर्धविराम, बी लाघव चिन्ह, सी कोष्टक और डी विवरण चिन्ह। तो देखिए अगर आपको कोई बड़ा शब्द है या कोई बड़ा अंश है उसका शॉर्ट फॉर्म दिखाना है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर लाघव चिन्ह लगाएंगे। यानी कि जैसे मैंने बताया था डॉक्टर के लिए क्या लगा देते हैं, यहाँ पर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ए विवरण चिन्ह, बी कोष्टक, सी उपविराम और डी निर्देशक। तो देखिए किसी कठिन शब्द का अगर अर्थ बताना है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में उसका अर्थ लिख देते हैं, तो यानी कि कोष्टक, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज का टॉपिक और आज के MCQ। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको टॉपिक कैसे समझ में आया, आपको किस तरह से ये हेल्पफुल रहा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।